हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे MSD 9 का चैप्टर 8 हिंदी साहित्य में कहानी की परंपरा। जब आप चैप्टर 8 की बात करते हैं ना, तो इस पूरे चैप्टर में ना आप जो मैं पढ़ा रही हूँ ऐसे पढ़ लेंगे तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का तो आप करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, हिंदी साहित्य में कहानी की आलोचना की परंपरा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये आता है कि हिंदी समाज में स्वीकृति पाने का संघर्ष, यानी जो कहानी है पहले उसे ही स्वीकृति पाने का संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि हम लोग जो थे, हमारे यहाँ क्या था, पंचतंत्र की कहानियाँ, दादी नानी की कहानियों से मुँह से सुनी हुई कहानियाँ हम बड़े हुए थे। तो ऐसे में जो नए नए कहानीकार आए थे उनकी रचना को प्रशंसा मिलना इतनी मतलब बहुत मुश्किल बात थी। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो कवि होते थे वो तो अपनी कविता के साथ उपनाम बड़े ही गौरव के साथ लगाते थे, लेकिन जो कहानीकार थे वो उन्होंने क्या किया, कईयों को तो वास्तविक में अपना नाम ही छुपाकर छद्म नाम से रचनाएं करनी पड़ी थी, है ना। ऐसे में कहा भी जाता है कि जो दुलाई वाली की लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से लिखती थी, वहीं पे जो गिरिराज कुमार घोष थे बिजली के लेखक बने तो पार्वती नंद नाम हो गए उनके। तो यही सब हमें ना देखने को मिलता है कि पहले तो कहानी को ही अपने लिए क्या बोलते हैं, अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, कहानी के साथ हिंदी आलोचना के सलूक का प्रश्न, यानी कहानी के साथ साथ हिंदी के जो कथा की आलोचना है उसका तरीका कैसा हो, ऐसा प्रश्न भी था हमारे सामने। महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी संपादकीय नीति में चाहे जी कितने भी मर्यादावादी या नैतिकतावादी रहे हों, लेकिन हिंदी कहानी पर उनका बड़ा उपकार रहा यह कि सरस्वती में हिंदी कहानीकार को स्थान देने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। आप भी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो उस पर उन्होंने बात की कि उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की थी, ठीक है, हिंदी कहानीकारों की रचनाओं को छापने में। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा, मैं जो ये आपको समझा रही हूँ सब कुछ आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आप इसमें से भी काट छांट कर जो आपको ठीक लगे आप एग्ज़ाम में लिखना। जब आचार्य द्विवेदी जी को सरस्वती से हटना पड़ा तो सरस्वती में जो नए संपादक बने थे वो देवी प्रसाद मिश्र बने थे। उन्होंने सरस्वती में आचार्य द्विवेदी द्वारा निर्धारित आख्यायिका खंड जो था, आख्यायिका खंड मतलब जैसे आपने पढ़ा है कि कथा आख्यायिका, तो आख्यायिका खंड में ही कहानियाँ छपती थी, ठीक है, को जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने कोई कहानी छापी भी तो फुटकल के अंतर्गत, है ना। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कहानी को ही पहचान मिलना कितना मुश्किल था उस टाइम, है ना। और ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये कुछ तथ्य हैं जिनसे मतलब हमने जो पढ़े स्पष्ट होता है कि हिंदी में कहानी लिखने का जो आरंभ था हो चुकने के काफ़ी बाद तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि कहानी विधा के साथ हिंदी आलोचना का तरीका क्या हो, है ना। ये ज़रूरी है कि कहानी के लिए विषय का चुनाव किन आधारों पर किया जाए, इनका बेहतर विवेक उस दौर के कहानीकारों में जाग चुका था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, ये अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुकी थी कहानी। ठीक है, और उसके बाद हिंदी कहानी जो आलोचना का पूर्व परिदृश्य, आलोचना से पहले का जो दौर था, परिदृश्य था, माहौल था, उस पर बात की गई है। उस पर क्या कहा गया है ये देखिए। इसमें लिखा है कि हिंदी आलोचना की कोई बहुत व्यवस्थित और स्वतंत्र पुस्तक खोजने निकाले तो लंबे समय तक निराशा ही हाथ लगेगी। सन 1956 में जगन्नाथ प्रसाद वर्मा की पुस्तक प्रकाशित हुई कहानी का रचना विधान। ठीक है,
कहानी आलोचना की दिशा में कोई मौलिक सूझ इस पुस्तक ने नहीं दी, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व यह है कि इसके परिशिष्ट बौद्ध वैशिष्ट्य के अंतर्गत 3 कहानियों आगे की जो गैंग्रीन, आपने लास्ट ईयर की अगर बुक पढ़ी तो उसमें हमारे पास स्टोरी भी थी आगे की गैंग्रीन, प्रसाद की आकाशदीप और प्रेमचंद की ईदगाह का विश्लेषण अलग अलग विस्तृत रूप में करके प्रेमचंद से आगे तक की कहानी संवेदना के विकास क्रम को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो कैसे आलोचना स्टार्ट हो चुकी थी आप देख सकते हैं, उसकी नींव पड़ चुकी थी। शुक्ल के बाद के आलोचकों ने एक हस्तक्षेप कहानी के संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी भी करते हैं। इस दृष्टि से उनकी पुस्तक आधुनिक साहित्य 1956 का नई कहानी शीर्षक अध्याय ध्यान आकृष्ट करती है। उसके अंतर्गत वे प्रेमचंद उसके बाद के कहानीकार पीढ़ी पर विचार करते हैं, लेकिन अपनी आलोचना के भाववादी रुझानों के कारण अपने पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं हो पाते हैं, ऐसा कहा गया है। हिंदी कहानी और कहानी आलोचना के विकास में साथ निभाने का अभाव हमें देखने को मिलता है। सहवर्तिता, सहचर्य जिसे कहते हैं, सहगामिता कहते हैं, वो हमें वो अभाव देखने को मिलता है। प्रसाद का कहानी संग्रह छाया आया, तब तक प्रेमचंद का कोई संग्रह नहीं आया था, लेकिन उर्दू में सोजे वतन छप चुका था। सोजे वतन किसकी रचना है? प्रेमचंद की, है ना। छाया की अनेक कहानियां जैसे तानसेन, अशोक, जहां आरा आदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाली हैं। आगे चलकर भगवती चरण वर्मा, रंगे राघव, राहुल संकृत्यायन ने भी इतिहास आधारित कहानियां लिखी, लेकिन ऐतिहासिक कहानियां जो है में इतिहास के उपयोग को लेकर कहानी आलोचना की कोई सैद्धांतिक निर्मिति हो, ऐसा नहीं हो पाया। भगवती चरण उपाध्याय ने अवश्य इतिहास और कथा सृष्टि के आपसी रिश्तों को लेकर काफी उधेड़बुन की, लेकिन उसका दृष्टिकोण प्रायः संदेहवादी रहा, है ना। यानी कि ऐतिहासिक कहानियों में मतलब आलोचना का क्या ही पुट डाला जाए। तो उसके बाद जब प्रेमचंद के बाद की पीढ़ी के कथाकारों में 2 समानांतर जो हैं त्रयियां बनी, एक त्रयी में आज्ञेय जैनेन्द्र ईलाचंद्र जोशी, तो दूसरी में भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर और यशपाल हमें देखने को मिलते हैं। पहली त्रयी से आलोचना को कुछ मनोविश्लेषणात्मक प्रतिमान मिले। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के बारे में आपने चैप्टर 19 में पढ़ रखा है। ठीक है, प्रेमचंदोत्तर जो कहानीकारों में मनोविश्लेषण पर बात की गई है, उस पर एग्जाम में मनोविश्लेषण पर टिप्पणी भी आ रखी है। अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लें। दूसरी तय किस्सा गोई और कहन के तत्व के प्रति लोकार्पण, जो लोकाकर्षण के रूप को समझने के सूत्र मिले। किसी भी सिद्धांत की यांत्रिक पटरी पर यदि रचनाशीलता चल पड़े तो उसकी सीमा क्या होती है, यह जानना हो तो पहली त्रय के ईलाचंद जोशी, दूसरी त्रय के यशपाल पर क्रमशः प्रकाश चंद गुप्त और रामविलास शर्मा जैसे आलोचकों, है ना। प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास को क्या गया है, आलोचक के रूप में बताया गया है। आलोचकों की टिप्पणियां मददगार हो सकती है। जोशी, ईलाचंद जोशी की बात हो रही है कि यहाँ मनोविश्लेषण के रास्ते से कहानी अक्सर इस तरह गुजरती है कि कहानी नहीं केस हिस्ट्री बन जाती है। यशपाल के यहाँ मार्क्सवादी सूत्रों का अक्सर ऐसा पल्ला उनकी रचनाएं थाम लेती है कि इति सिद्धम तक पहुँचने वाले जो थ्योरम का रूप ले लेती है, ऐसा कहा गया है। मनोवैज्ञानिकता और सामाजिकता के द्वंद्व के बीच फंसे व्यक्ति मन के चित्र उकेरने की कोशिश उपेंद्रनाथ अशोक ने भी की। इस कोशिश की सफलता असफलता का अंदाजा उनकी डाची, पलंग, ठहराव, आग
और मुस्कान जैसी कहानियों को पढ़कर लगाया जा सकता है। और फिर उसके बाद कहानी की आंदोलनात्मक दिशाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम के लिए लिखने के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए, कहानी को केंद्र में रखकर जो पहला आंदोलन 1954 से 63 हिंदी में चला वह था नई कहानी आंदोलन। कहानी आलोचना के कई महत्वपूर्ण हस्ताक्षर इसी आंदोलन के दौरान पहली बार सामने आए, है ना। देवी शंकर अवस्थी, सुरेंद्र चौधरी, धनंजय वर्मा आदि। नई कहानी नाम से लिखी जाने वाली रचनाओं में मध्यम वर्गीय शहरी जीवन की जटिलताओं में उलझे व्यक्ति मन के द्वंद्व का चित्रण मिलता था। इसीलिए इस दौर ये दौर है वो शहर बनाम गांव की बहस में मतलब फंसा, वो भी छिड़ी इसमें, शहर बनाम गांव की बहस। देखिए, मैंने जो नई कहानी वाला टॉपिक कवर कर रखा है, चैप्टर 9 का है ये। तो उसमें भी मैंने आपको नई कहानी के परिवेश के बारे में, पूरा उस समय के परिवेश के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताया, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा के कथा अनुभव में प्रायः नगर ही बसता था, गांव नहीं। गांव कहीं था भी तो एक नॉस्टेल्जिया मात्र था, ठीक है। शिव प्रसाद सिंह ने इस प्रश्न को गंभीरता से उठाया, यानी कि मध्यम वर्ग पर ही कहानियाँ लिखी गई। अगर गांव आदि के बारे में कहीं पे कोई चित्रांकन किया भी गया है तो वो जैसे होता है ना कि अपनी पुरानी यादों के रूप में, और ये सब तो बिल्कुल सिर्फ उसी रूप में। मार्कंडेय शिव प्रसाद सिंह नई कहानी वाले दौर में कहानी के अनुभव पर कहानियाँ लिख रहे थे। रेणु नागार्जुन भी, ठीक है। रेणु में तो अंचल अपनी पूरी जीवित सत्ता में उभरता था। उन्हें खासतौर से आलोचकों ने आंचलिक कथाकार की संज्ञा दी है, ठीक है। और उसके बाद अनुभूति की प्रामाणिकता भोगा हुआ यथार्थ जैसे कुछ प्रतिमानात्मक मुहावरे नई कहानी के आंदोलन के अंतर्गत हो बुझले, है ना। अनुभूति की प्रामाणिकता पर जो है विश्व पर कहानियाँ लिखी जाती, तो इसीलिए उन पर ऐसे जो हैं कहानी आंदोलन पर ऐसे मुहावरे उछले। उनमें अप्रभावित रहने वाले कहानीकारों में अमरकांत और कौन है, शेखर जोशी और भीष्म साहनी ने नई कहानी की आत्मपरकता और व्यक्तिवादिता से बचने, अपने को बचाकर यथार्थ चित्र जो है चित्रण को सहजराबनी बनाई अपने। और प्रेमचंद जैसे एक सादगी के साथ यथार्थ को व्यक्त करना उन्हें अभिष्ट रहा, रिक्वायर्ड रहा, है ना। उन्होंने ऐसी ही कहानियाँ लिखी हैं। अमरकांत की पढ़ लो, चाहे भीष्म साहनी की, चाहे शेखर जोशी की। नई कहानी के बाद क्या बोला गया है कि ये कहानी केंद्र अन्य आंदोलन भी चले, जैसे सचेतन कहानी, कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी आदि। इन आंदोलनों ने समय समय पर अपने अपने वैशिष्ट्यों को क्या किया, स्थापित करने की बहस ज़रूर चलाई, लेकिन ये पे अल्पजीवी ही रहे, मतलब थोड़े टाइम तक ही रहे। और जनवादी कहानी को लेकर प्रतिबद्धता और पक्षधरता जैसे कुछ पद रहते चले, लेकिन मूल रूप से वो भी जो जनवादी कहानी आंदोलन था वो भी प्रगतिवादी आंदोलन की ही देन माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कहानी की आलोचना में काव्य आलोचना के उपनिवेश, कहानी की आलोचना की मुक्ति का प्रश्न है ना। तो ये हम देखने को मिलता है, ये छोटा सा है और इसमें यही बोला गया है कि जैसे नामवर सिंह जैसे आलोचक जो मूलतः कहानी के आलोचक नहीं थे, को भैरव प्रसाद गुप्त ने नई कहानी के संपादक के नाते कहानी पर मूल्यांकन परक लेख निर्मित करने से लिखने का आग्रह किया। यह यात्रा हाशिए पर नामक स्तंभ से शुरू हुई और जनवरी 1960 के दिसंबर 1962 2 वर्षों तक जारी रही। इससे पहले भी नामवर सिंह सरस्वती प्रेस इलाहाबाद की पत्रिका कहानी में लिखते रहे थे। इलाहाबाद में से ही प्रकाशित माया में भी कहानी पर इनका लेख प्रकाशित हुआ। ये सारे लेख बाद में कहानी नई कहानी पुस्तक में एक साथ प्रकाशित हुए, ठीक है।
और इसी प्रकार देखा जाता है कि काव्य शास्त्र की छाया से कथा आलोचना को मुक्ति दिलाने के संघर्ष का बीड़ा इसलिए प्रायः स्वयं कहानीकारों को आगे बढ़कर उठाना पड़ा। खास तौर पर नई कहानी आंदोलन के दौर में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश ने भी मोर्चा संभाला ही बाद में भैरव प्रसाद गुप्त और मार्कंडेय तक मोर्चे पर टिके रहे। यानी काव्य शास्त्र में आलोचना परंपरा तो चल रही थी, कथा साहित्य में भी आलोचना इन्हीं कवियों ने, लेखकों ने स्टार्ट किया था। क्या कहा जाता है कि हिंदी कहानी के विकास में हिंदी कवियों के योग की बात शुरू से ही कही चुके थे। छोटी कहानी का विकास तो हमारे यहाँ और भी विशद विस्तृत रूप में हुआ, उसमें वर्तमान कवियों का पूरा योग रहा। यह धारणा दूर तक किसी न किसी रूप में कहानी आलोचना का ऐसा पीछा करती रही कि प्रायः काव्य आलोचना के उपकरणों का ही उपयोग कहानी आलोचना भी होता रहा। रामचंद्र शुक्ल से लेकर नामवर सिंह और उसके बाद के आलोचकों तक परमानंद श्रीवास्तव जैसे आलोचक तो इतने उत्साह में रहे कि कविता में छंद की तर्ज पर कहानी की छंद की बात करते देखे गए। आखिर जब छंद का बहिष्कार कविता कर चुका हो तो छंद बेचारा कहानी में आश्रय ढूंढने क्यों दिखाई देगा, है ना, दिखता। तो मतलब आलोचना की जाती है तो हाँ भाई छंद नहीं है ये सब लेकर, तो कहानी में छंद की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हिंदी कहानी जो कहानी आलोचना के कुछ मुख्य हस्तक्षेप हमें देखने को मिलते हैं वो ये हैं। मैं 2-3 बस थोड़ा सा ही बताऊंगी कि हिंदी कहानी की आलोचना के क्षेत्र में सुरेंद्र चौधरी, देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश की सक्रिय विशेष ध्यान आकृष्ट किया है उन्होंने। अब एक दो के बारे में बात कर लेते हैं। सुरेंद्र चौधरी ने भी नामवर सिंह की तरह कहानी की पाठ प्रक्रिया से आलोचना दृष्टि को विकसित होना अभिष्ट माना, जरूरी माना मतलब। और सुरेंद्र चौधरी की पुस्तक का नाम ही है कहानी, पाठ और प्रक्रिया। सुरेंद्र चौधरी जो है कि अपनी आलोचना दृष्टि का एक वैशिष्ट्य यह भी है कि जो अमरकांत कहानी के रूप में नामवर के यहाँ हाशिए पर भी नहीं थे, वे सुरेंद्र चौधरी की पाठ प्रक्रिया के केंद्र में आ गए। जाहिर है सुरेंद्र चौधरी कहानी में भागवत अमूर्तता की सीमा को नामवर से ज़्यादा समझ सके थे और अमरकांत और रेणु जैसे कहानीकारों में कहानी की जो जीवन की स्थितियों को मूर्त रूप में देखने की शक्ति को अधिक सार्थक मानते थे। तो ये बात तो हो गई सुरेंद्र चौधरी की। इसी तरह हम हरिकेश पर बात करें तो कहानी में परिवेश और वैचारिक पक्षधरता के प्रश्न उठाते हुए देखे जाते हैं। वहीं पे देवी शंकर अवस्थी कहानी आलोचना में सिद्धांत चर्चा को बहुत महत्वपूर्ण नहीं देते। नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति शीर्षक अपनी पुस्तक में वे प्रारंभ में ही आगाह कर देते हैं कि सिद्धांत चर्चा आलोचना नहीं होती। उनकी दृष्टि रचना में रूपबंध की मीमांसा पर रहती है। वे कहानी के आलोचक के रूप में अपना दायित्व निभाते हैं कि जीवन की उस गहराई की थाह ले जाए जहां से लेखक अपनी संवेदना के डोर के सहारे अनुभव को खींचकर कहानी में लाता है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा देवी शंकर अवस्थी का मानना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो है हिंदी आलोचना को ख़त्म कर दिया है। हम सारांश में जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वैश्विक परिदृश्य में वो कहानी की आलोचना को आरंभ में वैसा प्रोत्साहन नहीं मिला जैसे कविता और उपन्यास को मिला था। तो क्या बोलते हैं, हिंदी कहानी की जो आलोचना है शुरू में काफ़ी संघर्षपूर्ण रही थी। इसी के साथ ही हमने ख़त्म कर दिया है। आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें। मैंने आपका ये चैप्टर जो है वो आप कम से कम समय में पूरे चैप्टर को कवर कर लें, इसलिए ये वीडियो बनाई थी। और साथ ही आप अपने हिसाब से देख लें कि आप एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आना लगभग संभव है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।